हे एवरीबॉडी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के विषय 15 यानी कि अध्याय 15 को, जिसका नेम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। अभी तक हमने हमारी हिस्ट्री के इसके आगे के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। उनके वीडियो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, और ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान को लागू हुआ। ये तो सबको पता है, 26 जनवरी को भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद भारत का लौह पुरुष को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबको पता है ना ये बात। तो हमारे भारत में उनकी सबसे विशालकाय मूर्ति भी बनाई गई है ना। तो राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजेंद्र प्रसाद। भूलना नहीं है, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 300 सदस्यों की संख्या थी। अब मैं बता दूं, ये जो संख्या है, ये जो आंकड़े हैं, ये मैंने एनसीईआरटी के आधार पर आपको बताए। आप अदर किसी बुक में या किसी और ऑथर की बुक में या फिर अन्य किसी गाइड वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर आपको इसमें चेंजेस मिलेंगे, परंतु हमें हमारी बुक के मान से चलना चाहिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के आधार पर आपको 300 बताया। तो राइट आंसर 300 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था। तो इसका रहेगा आर वी धुलेकर ने। आर वी धुलेकर जो थे उन्होंने हिंदी का समर्थन किया था। ओके, तो ये इसका राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, संविधान सभा में आदिवासी के कल्याण के लिए किसने आवाज़ उठाई। तो संविधान सभा में आदिवासी के कल्याण के लिए जयपाल सिंह ने आवाज़ उठाई थी। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। यह कथन किसका है। तो यह कथन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सो राइट आंसर क्या रहेगा? सरदार वल्लभ भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ओके, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो राइट आंसर रहेगा देवनागरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ। तो सबको पता है इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। तो आपको लिखना है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे सच्चिदानंद। आपको इन अध्यक्षों के नेम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जैसा कि आपको पता ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के नॉर्मल अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारे सत्य को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका आएगा राइट आंसर। ओके, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद सेकंड है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। तो ये भी इसका भी क्या आएगा? असत्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। तो इसका असत्य आएगा क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने,
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासत थी, तो इसका आएगा बिल्कुल सही 562 देशी रियासतें थी। उसके बाद संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक, ओके, पहली बैठक, तो इसका भी आएगा सत्य, हाँ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ओके। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं हमारे 2 अंक के प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसके नेतृत्व में और कब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के, ओके। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद चलिए इसके नेक्स्ट आंसर को देख लेते हैं, क्वेश्चन को, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट लघुत्तरी का, संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ओके। तो हमारे अति लघुत्तरी 2 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे 4 अंक की प्रश्नों की, जिसमें सबसे प्रथम या पहला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, ऐसी कौन सी बातें थी जो उस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण थी। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान को निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। कौन कौन से आदर्श थे? पहला, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, यानी कि उसके पूरे राज्य पर उसका खुद का अधिकार होगा, कोई भी बाहरी शक्ति आकर उस पर अधिकार नहीं कर सकती। उसके बाद नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, ओके। उसके बाद अल्पसंख्यकों, पिछड़े जनजाति क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। उसके साथ ही गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और इसकी प्रभुसत्ता संबंधित सभी अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों तथा न्याय के अनुसार बनाए रखा जाएगा, इस बात पर भी जोर दिया गया। उसके साथ भारत गणराज्य विश्व शांति तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूरा योगदान देगा। इन मुख्य 5 बातों पर जोर दिया गया। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी 5 बातें, पूरा का पूरा आंसर आ चुका है, एक ही स्क्रीनशॉट में आप पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए, यानी कि प्रांत के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या तर्क दिए गए। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। प्रांतों यानी कि राज्यों के अधिकार की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य संत नम ने पेश की। प्रांतों के लिए ज़्यादा शक्तियों के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए, यानी कि मद्रास के एक व्यक्ति थे, संत नम उनका नेम था, उन्होंने ही प्रांत को ज़्यादा शक्ति मिलनी चाहिए इसके बारे में सबसे ज़्यादा हिमायत की, ओके। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने तर्क दिया, सन्मत का तर्क था, ने हटा देना, सन्मत का तर्क था कि केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां होगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसमें से कुछ दायित्वों में कमी करने से और उन्हें राज्य को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, यानी कि सिर्फ केंद्र को ही सारी शक्तियाँ नहीं देनी है, साथ साथ में राज्य को यानी कि प्रांत को भी शक्तियाँ देनी है। फिर सेकेंड, जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संत नम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण राज्यों को पंगु बना देगा, यानी कि उस टाइम पे शक्तियाँ ऐसे दी गई थी कि सारी की सारी केंद्र के हाथ में चली गई थी। बेचारा राज्य पंगु, यानी कि वो अपना खुद का सहारा नहीं बन सकता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो उन्होंने कहा न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण, यानी कि दोबारा से हमें सही ढंग से वितरित करना होगा। उसके बाद तीसरा, राजकोषीय प्रावधान प्रांतों को खोखला कर देगा, क्योंकि भू राजस्व के अलावा ज़्यादातर कर केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए थे। यदि पैसे
ऐसा नहीं होगा तो राज्यों में विकास की परियोजना कैसे चलेगी। सारे कर का जो सारे टैक्स का मनी था वो कहीं ना कहीं केंद्र के हाथ में चला गया था। अब क्या हो जाएगा, इससे राज्य कुछ भी अपने खुद के फैसले नहीं ले पाएगा। उसके बाद उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें एक इकाई को आकर केंद्र से यह कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता या मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता। और उन्होंने तर्क देते हुए क्या कहा कि अगर सारी शक्तियां हम केंद्र के हाथ में दे देंगे तो फिर राज्य क्या करेगा, वो केंद्र के आगे आकर भीख जैसे या फिर हाथ फैलाकर कहेगा कि मैं अपने लोगों का उनको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, उन्हें शिक्षा नहीं दे सकता, आप मेरी मदद कीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए फिर उन्होंने अंत में क्या निष्कर्ष निकाला, इसलिए बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था स्थापित करें ताकि हमारा भविष्य अंधकार में ना पड़े। यानी कि जिसका जो टैक्स है वो उसको काफ़ी मात्रा में दे दे, बहुत सारी शक्तियाँ प्रांत को भी दे दे ताकि वो अपना ओवरऑल विकास या डेवलपमेंट कर सके। तो ये पूरा इसका आंसर रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ से यहाँ तक भूमिका और 1 पॉइंट, उसके बाद इन दोनों पॉइंट का स्क्रीनशॉट और उसके बाद आखिरी के पॉइंट और निष्कर्ष का स्क्रीनशॉट। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी यानी कि 562 से 565 तक जो देशी रियासतें थी उनको कैसे एक करके अखंड भारत का निर्माण किया गया और ये सारा काम किसने किया। तो चलिए इसके आंसर को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देशी रियासतों के एकीकरण में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो सारा काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और वो भी बड़ी चतुराई से। उसके बाद आगे हमें लिखना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने अथवा दोनों से अलग रहने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 1947 द्वारा भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने अथवा दोनों से अलग रहने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। यानी कि जो 562 रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर उन्हें या तो वो अलग रह सकते हैं या भारत के साथ आ सकते हैं, दोनों बातें उन्हें दी गई थी। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार की एक गहरी चाल थी इसके पीछे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार देश की एकता का तीव्र प्रहार करके पुनः राजनीतिक दुर्बलता एवं अराजकता की ओर धकेल देना चाहती थी। देशी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व में बने रहने से देश को कभी भी गंभीर खतरा हो सकता था। अतः देश की स्वतंत्रता के स्थायी रखने के लिए देशी रियासतों का भारत में विलय करना नितांत आवश्यक था। तो ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसे पूरा रीड नहीं करूँगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में, जो ये मान लीजिए कि हमारा कुछ इस तरीके से देश है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और कुछ पर राजाओं का अधिकार था। अब अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि देशी रियासतें जो ये छोटी छोटी, इनकी इच्छा होगी तो ये एक दूसरे में मिल जाएगी, यानी कि भारत में मिल जाएगी या फिर अपनी अलग अलग स्वतंत्र राजतंत्र स्थापित रहेगा। तो अब क्या होता, अगर राजा अपना स्वतंत्र राजतंत्र स्थापित करते तो क्या भारत एक हो पाता, भारत बन पाता? अच्छे से नहीं बन पाता ना। तो फिर इसके लिए, इस समस्याओं के समाधान के लिए आए हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही दिमागदारी से जो ये रियासतें थी उनके सुल्तान से बातें की और उन्हें भारत में सम्मिलित होने के लिए मतलब उन्हें समझा दिया कि आप भारत में सम्मिलित हो जाए। तो इस तरीके से बड़ी सावधानी से भारत का एकीकरण किया गया। अब रही बात कुछ रियासतों की, जैसे कि 562 रियासतें थी, उसमें से कुछ रियासतें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ये रियासतें के जो मालिक थे या जो राजा थे वो भारत में शामिल नहीं हो रहे थे। तो बाद में धीरे धीरे इनसे भी बातचीत करके इन्हें शामिल किया गया। और अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि कुछ वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष हो चुके, हाँ 1 वर्ष पहले की बात है, कश्मीर को भी अब पूर्णतः भारत में शामिल कर लिया गया। तो इस तरीके से भारत का एकीकरण हो गया। तो ये पूरी स्टोरी थी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए। तो उन्हें ऐसा क्यों लगा, ऐसे क्या कारण थे कि उन्हें ऐसा लगा। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते या राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक को एक ऐसी, यानी कि प्रत्येक जनता को एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से समझ सके। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भाषा की विशेषता बताते हुए कहा था, यह हिंदुस्तानी न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होनी चाहिए और न ही फारसी निष्ठ उर्दू। इस दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। उसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द खुलकर उधार लेने चाहिए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द लेने में कोई हर्ज नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा में अच्छी तरह और आसानी से घुल मिल सके। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय भाषा का एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं के पूरे समुच्चय को अभिव्यक्ति दे सके। खुद को हिंदी या उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना तथा समझदारी के विरुद्ध एक अपराध होगा। महात्मा गांधी का मानना था कि बहुसांस्कृतिक तथा हिंदुस्तानी विभिन्न समुदायों के बीच संचार की एक आदर्श भाषा हो सकती है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों तथा उत्तर व दक्षिण के लोगों को आपस में समान रूप से एकजुट कर सकती है। यानी कि महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जिसमें सभी भाषाओं का, भारत की जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषा है उनका मिश्रण है और ये सबके लिए अच्छी रहेगी, सभी देश के सभी भागों में निवासित जनता के लिए। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा चुनने का या राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद बाकी बचे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, दमित जातियों को किस प्रकार सुरक्षा दी जाती थी, स्पष्ट कीजिए। दमित जाति का मतलब है दलित। दलित आपने नेम सुना होगा। तो उन जातियों के साथ पहले बहुत अत्याचार होता था, तो उन्हें कैसे सुरक्षा दी गई इसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, दमित जातियों को किस प्रकार सुरक्षा दी जाती थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है भूमिका। संविधान सभा में दमित जातियों के अधिकारों तथा सुरक्षा के प्रश्न पर लंबी चर्चा चली, जिनका विवरण निम्नानुसार है। दमित जाति का कहना था कि अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देते थे। तो ऐसे पहले दमित जातियों के साथ अत्याचार होता था। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों की समस्या, यानी कि छुआछूत की भावना, खाना नहीं खाना, उनसे दूर खड़े रहना को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता के पीछे जाति और विभाजित समाज के सामाजिक कायदे कानून और नैतिक मूल्य मान्यताओं का भी हाथ है। ओके, उसके बाद संविधान सभा ने अंततः यह सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तो ये कुछ कदम उठाए गए उनकी दलित या फिर दमित वर्ग थे उनके लिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे भी सारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। यानी कि हम कुछ ऐसी पॉलिसी मेक करके किसी भी समाज को एकदम से सुधार नहीं सकते। हमें वहाँ जो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो थॉट है, उनकी जो सोच है, उनका जो माइंड सेट है, उसे चेंज करना होगा। तो ये बातें कही गई, कुछ लोगों ने ये बातें कही, परंतु जो ऊपर बातें कही है जैसे आरक्षण देना, विधायिका और इनमें उनको सरकारी नौकरियों में स्थान देना, तो इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ रहा था। तो निष्कर्ष में क्या हुआ, परंतु अंत में इन प्रावधानों, जो ऊपर प्रावधान बताए गए दमित जाति की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, को लोकतांत्रिक जनता ने स्वीकार कर लिया और बाद में जो लोकतांत्रिक जनता थी उसने इसको स्वीकार कर लिया था। ओके, सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल करने के लिए रास्ता निकाला, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि भाषा के विवाद को कैसे हल किया, इसका हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, तो इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है। संविधान सभा के सामने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्र की भाषा को लेकर था। भारत में प्रारंभ से ही अनेक भाषाएं प्रचलन में रही है। देश के भिन्न भिन्न भागों एवं प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। अतः जब संविधान सभा के सामने राष्ट्र की भाषा का मुद्दा आया तो इस पर कई महीनों तक बहस होती रही है और कई बार विवाद तथा तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। कई वर्षों तक यह मसला चलता रहा। अंततः संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हुए गतिरोधों को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला विकसित किया। यानी कि जो भी अभी मैंने रीड किया है उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बात है कि पहला तो हमने भूमिका में ये देखा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब जब बात उठी संविधान सभा में कि किसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो दिक्कत ये हुई इतनी सारी भाषाएं थी, किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो इसके लिए काफ़ी महीनों
महीनों तक संविधान सभा में बहस चली, वाद विवाद हुए, तनाव की स्थिति बनी, है ना। और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ सालों तक ये वाद विवाद चलते रहे। उस बाद में संविधान सभा की भाषा समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि कैसे क्या राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए या राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो उसने एक फॉर्मूला विकसित किया, वो ये था कि समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरिक लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। एक बात नोट करना, राष्ट्रीय नहीं बोला है मैंने, राजकीय बोला है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हम हर बार बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, परंतु वास्तव में हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ही नहीं। हिंदी तो हमारी राजकीय भाषा है। ओके, राजकीय भाषा है। हमारे अनुच्छेद में, हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद में कोई भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसे भी नहीं दिया गया है और हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ओके, उसके बाद चलिए आगे अपने क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फॉर्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया। समिति ने घोषित नहीं किया सीधे तौर पर। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। तो ऐसे कुछ बातें की गई, उस बात को धीरे धीरे टाल दिया गया। और निष्कर्ष क्या हुआ, इस प्रकार संविधान सभा की भाषा समिति ने विभिन्न पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट करने, यानी कि जो पक्ष उठ रहे थे कि इसको राष्ट्रीय भाषा बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, उनको संतुष्ट करने के लिए और इसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए के उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर क्या बना दिया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इस पूरे पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का इतना उसमें आ गया था। तो ओके, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हमारा जो 15 चैप्टर था वो भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे मानचित्र कार्य की। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मानचित्र कार्य को मैम समझाइए, तो मैं आपको बोल दूं अब या फिर बता दूं कि मानचित्र कार्य में कुछ भी सोल्व कराने जैसा नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है कुछ कुछ पुरा स्थल और उनके जो मानचित्र है वो उनमें उनका नाम दिया गया है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल नाम को ध्यान रखना है। जैसे कि वहाँ मोहनजोदड़ो दिया गया है तो हमें ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर आ रहा है। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये सारे जो मैप है वो आपको कर लेने हैं, इसमें कुछ भी करने जैसा है ही नहीं। बस हमें ही ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान किस जगह आ रहा है, किस राज्य में आ रहा है। ओके, और हाँ, मानचित्र मेरे हिसाब से तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये मोस्ट एमपी है। और उसके बाद अगर कुछ अन्य मानचित्र आप करना चाहो तो अगर परीक्षा अध्ययन में इसके अलावा कोई मानचित्र हो तो वो भी आप कर लेना। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी पूरी हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक है वो कवर हो जाती है। सो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।